हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं वंशागत का आणविक आधार। इसके पहले पार्ट में हमने देखा कि डीएनए कैसे दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक श्रृंखला एक सूक्ष्मतम इकाई से मिलकर बनी होती है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड लगातार क्रम में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करती हैं। देर न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि ये जो मेरी क्लास होती है वह पूरी तरीके से एनसीईआरटी के ऊपर आधारित होती है, जिससे आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ लें और आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो या नीट एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाएं। तो देर न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, चारगाफ का नियम, चारगाफ्स रूल। इस नियम को देने वाले या प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो एरविन चारगाफ थे, जिन्होंने यह बताया कब 1950 ईस्वी में। वह नियम उन्होंने कुछ आंकड़े दिए, प्रतिपादित किए, जिसके आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पे, उन बातों के आधार पे उन्हें एक नियम का रूप दे दिया गया। अब लेकिन उस समय उनसे पहले भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की संरचना के बारे में अपने विचार, अपनी परिकल्पना दी थी। तो बात क्या होती है कि चारगाफ ने लेविन की परिकल्पना का खंडन किया। लेविन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक परिकल्पना की थी कि जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह, आपको भी पता है कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनिन, जो नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड से, वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 यानी टेट्रा न्यूक्लियोटाइड का क्रम लगातार 1 4 न्यूक्लियोटाइड, फिर 1 4 न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और डीएनए का निर्माण करते हैं। तो बाद में ये पता चला कि इस क्रम में कभी भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ते और इससे लेविन की परिकल्पना ध्वस्त हो जाती है जब चारगाफ ने यह बताया कि हमेशा जो जुड़ाव होता है वो एडेनिन का थायमिन के साथ होता है और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ। अब होता क्या है, चारगाफ का जो पहला नियम है या पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि डीएनए की श्रृंखला में उपस्थित, आपको भी पता है कि डीएनए में जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, में उपस्थित एडेनिन क्षार, एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एक नाइट्रोजनस क्षार होता है, और की संख्या थायमिन क्षार, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, के बराबर होते हैं। तो इस नियम के अनुसार निकल के आती पहली बात कि एडेनिन की जो संख्या होती है क्षार की, वह थायमिन की संख्या के बराबर होती है। अब थोड़ा हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात, जो नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं मुख्यतः 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। आप फिगर में देख रहे होंगे, प्यूरिन जो होता है एडेनिन और ग्वानिन आ जाता है, जो डबल रिंग की संरचना होती है। फिगर में आप देख रहे होंगे डबल रिंग के हैं एडेनिन और ग्वानिन, और जो थायमिन और साइटोसिन हैं वह सिंगल रिंग की संरचना होती हैं जो पिरिमिडिन कहलाती हैं। तो इस तरीके से यह 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं। अब महत्वपूर्ण जो सेकेंड बात थी वो क्या बताया, इसी प्रकार डीएनए की श्रृंखला में उपस्थित जो ग्वानिन होता है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस की संख्या, क्षार की संख्या, साइटोसिन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, के बराबर होती है। तो यहाँ निकल के आया कि ग्वानोसिन किसके इक्वल होता है, साइटोसिन के। तो यहाँ पे 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि एडेनिन थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। और आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं, इस रूल के अनुसार चारगाफ का रूल यही है। और यहाँ हम देखते हैं क्या है कि जब ये हमको पता चल गया कि एडेनिन थायमिन के बराबर, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है, तो जब इनको हम अलग अलग करके जोड़ते हैं तो पाते क्या है, एक महत्वपूर्ण बात कि किसी भी अगर एक डीएनए का हम अणु लेते हैं, डीएनए की एक संरचना लेते हैं, उसमें जितने भी एडेनिन हैं उतने थायमिन होंगे, जितने ग्वानिन है उतने ही साइटोसिन होंगे। जब एडेनिन और ग्वानिन को जोड़ते हैं तो वह बराबर आ जाता है किसके, थायमिन और साइटोसिन की संख्या के बराबर हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, और जैसे उन्होंने ये बात कही उसी समय लेविन की जो परिकल्पना है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया था और प्रमाणिक तौर पे उन्होंने ये सारी बातें रखी थी।
और आपको भी पता है मैथ के अनुसार कि अगर T + C को हम इधर लाएंगे तो ये फार्मूला निकल के आता है A + G, यानी एडेनिन को ग्वानिन को जोड़ दें और भाग दे दें किसके साथ, थायमिन और साइटोसिन के पास, तो उन दोनों के भाग देने का जो रिजल्ट वो आएगा 1। यानी किसी भी जीव में, चाहे वो पौधा हो, जंतु हों, कोई भी ऐसे जीव हैं कि अगर हम उनके DNA में उपस्थित एडेनिन और ग्वानिन को हम भाग दे दें थायमिन और साइटोसिन के साथ, तो उनका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। ये सबके लिए स्थिर होगा। और इसके पहले हम समझ चुके हैं कि एडेनिन ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और थायमिन और साइटोसिन मिलके पिरिमिडीन कहलाते हैं। अब और महत्वपूर्ण बात, इन दोनों नियम के बाद उन्होंने बताया कि प्रत्येक जातियों का, चाहे वह आम का पेड़ हो, गेहूं का पेड़ हो, या हम कोई एनिमल लेके चलते हैं, प्रत्येक जातियों का A + T, यहाँ महत्वपूर्ण बात समझिएगा, यहाँ A + G है जबकि यहाँ पे A + T है, यानी एडेनिन और थायमिन। किसी भी जीव, किसी भी जात का कोई जीव है, चाहे वो मान लेते हैं धान का पौधा है, आम का पौधा है, या गाय बकरी, कोई भी ऐसे एनिमल एक को हम चुनते हैं, तो उसके कोशिका के DNA में जितने एडेनिन होंगे, जितने थायमिन होंगे, उनको अगर हम टोटल कर दें और उसको हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें किससे, ग्वानिन और साइटोसिन से भाग दे दें, तो वह अनुपात हर एक जाति का, धान के लिए अलग आएगा, गेहूं के लिए उनका अनुपात अलग आएगा, और गाय के लिए अलग आएगा, बकरी के लिए अलग आएगा। यानी हर जात के लिए A + T को और G + C का जो रेशियो, जो अनुपात होता है, वह प्रत्येक जातियों के लिए अलग अलग आता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और यह A + T को अगर हम G + C से कहें तो यह एक जातीय विशेषता हो जाती है, किसकी, एक जात की। किंतु अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात, किंतु एक जात के सभी जीवों का, अगर हम सभी धान के पौधों का, अगर हम उनकी कोशिकाओं से DNA को निकालें और DNA में A + T और G + C का अनुपात निकालते हैं, तो सभी धान के पौधों में एक जैसा अनुपात आएगा। यदि हम यही प्रयोग बकरी के साथ करें तो बकरी की प्रत्येक कोशिकाओं में A + T का जो अनुपात को अगर हम डिवाइड कर दें G + C के अनुपात से, तो वह प्रत्येक जात के जितने भी जीव उसमें होंगे सबका 1 आएगा। यानी प्रत्येक जातियों का अलग अलग होगा इस बात के अनुसार। और प्लस अगर एक जाति के हम सभी जीवों के अंदर देखें, यानी अगर हम इंसानों की भी बात करें, तो सभी इंसानों का A + T का अगर हम डिवाइड कर दें G + C का, तो अनुपात क्या होता है, 1 जैसा आएगा। इस नियम से यह भी स्पष्ट हो गया कि DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि DNA जो है डबल हेलिकल मॉडल यहीं से बाहर निकलता है। इसको हम आगे क्लास में देखेंगे ही, वाटसन और क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल। तो DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जिसे DNA द्वैध, DNA डुप्लेक्स कहा। और ये एक नींव रखी गई जो DNA के डबल मॉडल के लिए। और एक महत्वपूर्ण इससे संबंधित, इस चारगाफ नियम से संबंधित नीट में क्वेश्चन आते हैं, और वह क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, एक उसका एग्जाम्पल यहाँ हम देख लेते हैं, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि यह टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं। यदि किसी जंतु के DNA में 17% साइटोसिन हैं, तो अन्य न्यूक्लियोटाइड कितने प्रतिशत होंगे। यानी यहाँ पे साइटोसिन 17% दिया हुआ है और बाकी हमको न्यूक्लियोटाइड की जो मात्रा प्रतिशत में वो बतानी है तीनों की। यानी उसमें ग्वानिन कितना होगा, एडेनिन। यहाँ पे देखते हैं कि साइटोसिन 17% है, यानी साइटोसिन का जो परसेंटेज है वो 17%। और चारगाफ के नियम के अनुसार हम समझ चुके थे कि जितना साइटोसिन होगा उसकी संख्या ग्वानिन के बराबर होगी। तो ग्वानिन की भी संख्या कितनी आ जाएगी, 17%। यहाँ पे हमें ग्वानिन का परसेंटेज पता चल गया, लेकिन ये हमको पता है कि उस एनिमल में, उस जंतु में 100% न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि 100% उसमें 30, इनको अगर हम 17 को जोड़ लेते हैं तो आंसर आता है 34% क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन है उनका टोटल। अब अगर हम 100 में सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ये ध्यान से समझिएगा, 100 में सारे न्यूक्लियोटाइड है, यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन सभी हैं। तो इनमें से साइटोसिन और ग्वानिन
इसको समझते हैं एडेनिन, थायमीन प्लस ग्वानिन और साइटोसिन, इसमें 100% है। अब ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या कितनी आ गई? 34%। तो A प्लस टी यहाँ पे आ गया 34% इक्वल टू 100% कर देंगे नियम से, रूल से। तो A प्लस टी का जो नंबर आएगा वह कितना आएगा? 100 माइनस 34 इक्वल टू 66%। यानी एडेनिन और थायमीन का जो एडिशन होगा, जोड़ होगा, वो आएगा 66% उनके न्यूक्लियोटाइड का संख्या। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एडेनिन और थायमीन के जो नंबर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितनी संख्या एडेनिन की होगी उतनी ही संख्या थायमीन की होगी। दैट मीन्स अगर इसको हम डिवाइड करते हैं दो भागों में तो 33% एडेनिन हो जाता है और 33% थायमीन। इस तरीके से नीट में सारे क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत आसानी से अगर इस कंसेप्ट को, नियम को समझ लिए होंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं बेहतरीन वीडियो बना सकूं। थैंक यू।